नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आपने इस कार्यक्रम के ज़रिए लगातार हमें ऐसी तमाम महिलाओं को सैल्यूट करते हैं जो कि समाज में अपना योगदान दे रही हैं अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले वो अपने परिवार की देखभाल करती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, पति की देखभाल करती हैं। दूसरी तरफ समाज के प्रति जो उनका योगदान होता है, सोशल वर्क की बात करें, औरों की मदद की बात करें तो वो काम भी करती हैं। किस तरह से बैलेंस करती हैं महिलाएं इन दोनों कामों को, किस तरह की परेशानियां उन्हें पेश आती हैं, लेकिन उन तमाम परेशानियों को ओवरकम करते हुए किस तरह से समाज में अपने सर को ऊंचा उठाकर वो जी रही हैं, समाज के सामने मिसाल जो है वो पेश कर रही हैं। इस बारे में हम बातचीत करेंगे और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेणु शर्मा जी, जो कि सोशल वर्कर हैं, घर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं और साथ ही साथ समाज में भी अपना योगदान दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। रेणु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल या कितना आसान है घर को संभालना और बाहर जाकर लोगों के लिए काम करना, उनके प्रति भी अपनी भावनाओं को जगाए रखना। वैसे आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो घर का काम करने के बावजूद भी अपना बाहर का सोशल वर्क करता है, उसमें मुसीबतें तो बहुत आती हैं। सबसे पहले आता है कि किस तरह से बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, और फिर उसके बाद भी मुझे समाज सेवा में लगना है। तो मुझे सुबह जल्दी भी उठना पड़ता था, पर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे और वो मुझे सपोर्ट करते थे। घर का काम वो मेरे साथ करवाते थे, मेरे बच्चे मेरे साथ काम करवाते थे, और मैं सुबह 7 बजे बच्चों को भेज के खुद स्कूल चली जाती थी और 12:30-1 बजे आके मैं अपने काम में लगती थी, बच्चों को खाना खिलाना, बनाना, और उसके अलावा घर के सारी सिलाई मैं अपने आप करती थी, घर की सफाई मैं अपने आप करती थी। कोई मैंने कभी काम वाली नहीं रखी, सारा घर का काम मैं अपने आप करती थी, और उसके बावजूद भी मैं समाज सेवा में लगी रहती थी। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने किस प्रकार से सोचा कि आपको समाज के प्रति अपना योगदान देना है या लोगों के लिए कुछ काम करना है? सबसे पहले मेरे पास एक पड़ोसी थे, उनकी लड़की पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि वो थोड़ी बड़ी थी। तो वो ये सोचती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगी तो सब मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैंने उस लड़की को पढ़ाया। उस लड़की को पढ़ाने के चक्कर में और 4 बच्चे उसको देख के मेरे पास आ गए। जो ये क्लास 4 के काम वालों के बच्चे होते हैं, वो मेरे साथ आए। मैंने उन 6 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मैंने खाली टाइम में उन बच्चों को कुकरी शो दिए, उनको खाना बनाना सिखाया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो कुछ मेरे अंदर टैलेंट था, मैं उनको ये चाहती थी कि मेरा टैलेंट आगे जाए और ये बच्चे सीखें। और वास्तव में उन बच्चों ने वो काम सीखा। आज मिसेज़ कनिका शर्मा हैं और वो कोंडली में रह रही हैं, एक ग्रेटर कैलाश में रह रही है। उनका अपना अचार का बिजनेस चल रहा है, एक अपना सिलाई का बुटीक खोल चुकी हैं, और वो अभी भी अपना कमा रही हैं, सेल्फ डिपेंड है। जी बिल्कुल। और आप से जब हमारी बातचीत हो रही थी उस दौरान आपने बताया कि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है आपको समाज सेवा करते हुए। नज़रिया किस प्रकार का था जब आपने सोचा, जब आपने शुरुआत की सोशल वर्क की, तो नज़रिया किस प्रकार था आपके घर वालों का और समाज का भी? हाँ, जैसे कि मैं सोचती थी कि भाई मुझे कुछ करना है, तो उसमें मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, मेरे साथ जाते थे, गरीब बच्चों से मिलते थे, गरीब फैमिलियों से हम मिलते थे, और उनकी इच्छाएं होती थी, जो वो करना चाहते थे, हम उनको उठाना चाहते थे। कई गरीबों को मैं कपड़े ले जा के मैंने उनको दिए हैं, फिर उनको बताया है कि किस तरह से इनको हमें पहनना है, रखना है। हमने उनको पहनना सिखाया, उनको काम बढ़ाया। मैंने हैंडीक्राफ्ट जो ये वेस्ट मटेरियल से सामान बनता है, मैंने बच्चों को वो सिखाया। वो भी आज अपना हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं और अपना दुकानों में जा के तो बेचते हैं। आपका रुझान शुरुआत से ही समाज सेवा में था या बाद में जाकर आपने इसके बारे में सोचा? नहीं, मैं शुरू से ही ये सोचती थी कि मुझे समाज सेवा करनी है, और ये समाज सेवा के ही उसमें मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी। जी। मेरी एनडीएमसी स्कूल में नौकरी मैं टीचर्स के लिए लगी थी, पर मैंने 8 साल करके छोड़ दी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मुझे गरीबों के लिए करना है। जो स्कूल में आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी सीख ही लेंगे, उनको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिखाना तो हमें उन्हें है कि जो इस तरह नहीं सीख सकते, जिनके पास पूरा सीखने का कोई चारा ही नहीं है, पैसा नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो मैं यही चाहती थी कि मुझे नीचे वर्ग के जो हैं उनको ऊपर उठाना है। जी, कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, एजुकेशन के बारे में कुछ? हाँ, मेरा चाइल्डहुड जो है बचपन से बहुत अच्छा रहा है।
मैं अपने परिवार की बिल्कुल अकेली लड़की हूँ। ना मेरे कोई चाचा के लड़की थी, ना और किसी के कोई लड़की नहीं थी। तो मैं बहुत नाज और प्यार से पली थी। 2 नौकर मेरे फादर के हुआ करते थे। मुझे कोई काम नहीं करने दिया जाता था, पर फिर भी मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ करना है। जब वो लोग नहीं करने देते थे तो मैं स्कूल में अपने बच्चों के साथ शेयर करती थी, उनके साथ मैं काम करवाती थी, उनका काम करवाती थी, उनके घर चली जाती थी। तो ये देख के मेरी प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगता था। अपने स्कूल टाइम में मैं फुटबॉल प्लेयर रही थी, कैप्टन थी अपने स्कूल की। तो वहाँ भी जो मुझे काम दिखाई देता था मैं अपने आप करती थी, मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, और आपने बताया कि आपके हस्बैंड जो थे वो आपके एनजीओ या जो भी आप सोशल वर्क किया करती थी उनके साथ जुड़ने का काम किया करते थे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। उनके बारे में कुछ शेयर आप करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड जब मैं किसी भी काम के लिए कहती थी तो जहाँ भी जाके अप्रोच लगा के अगर काम करनी पड़ती थी तो ये वहाँ जाते थे और मेरा काम करवाते थे। ये पायलट के साथ जैसे थे, तो पायलट एक बार मुझे ये तुम्हारे कैनॉट प्लेस में कुछ गरीब ऐसे घर थे जिनके पास ना झोंपड़ी थी ना कुछ था, वो फुटपाथ पे पड़े होते थे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे इन्हें देख के बड़ा दुख होता है कि इनको कहीं तो कोई जगह हो। तो पायलट से उन्होंने जाके कहा और मिस्टर पायलट ने मेरे साथ काम करवा के और हमें इतना करवाया कि उनको 4 झुग्गी बनवा दी गई और वो आज भी झुग्गी में रह रहे हैं और घरों में बर्तन मांज के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो सड़कों पर लोग रहते हैं तो इनको समझाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एजुकेशन देने की अगर बात करें या फिर साफ़ सफाई की बात करें या अन्य प्रकार से उन्हें एजुकेट करने की बात की जाए, क्या मुश्किल है ये काम? ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ये आदत पड़ गई होती है कि हमें यहाँ पढ़े हैं, कोई ना कोई दे ही जाएगा, मांगेंगे मिल जाएगा। और कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं कि जो टाइम पड़ने पर छीन के और चोरी करके भी अपना काम कर लेते हैं। तो इनको समझाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो 100 में से कोई 50 ही ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं और अपनी ज़िंदगी बना पाते हैं। जी, एजुकेशन की अगर बात की जाए तो ऐसे कितने लड़के या लड़कियां होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें एजुकेट करने का आपने काम किया? हाँ, मेरे साथ हम जहाँ मैं रहती हूँ आजकल वहाँ एक स्कूल चल रहा है, ये सेक्टर 55 में। तो उसमें मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया है। फ्री स्कूल है, उसमें कोई बच्चे से फ़ीस नहीं ली जाती। उनको स्टेशनरी फ्री दी जाती है, खाना फ्री दिया जाता है, हफ्ते में 5 दिन खाना मिलता है और ड्रेस फ्री मिलती है। तो मैं वहाँ जाके बच्चों को जितना मेरे बनता है मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ। उनको डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए जो कुछ मेरे से बन पाता है मैं उन्हें सिखाती हूँ। उनमें से आज ये काम करते हुए मुझे उस स्कूल में 10 साल हो गए हैं। तो उस स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई किसी घर में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, रह रहा है कहीं, कुछ तरह इसी तरह के वो काम कर रहे हैं। आज भी वो जब मुझे मिलते हैं तो वो मेरे पैर छूते हैं और मुझे अपने दिल से दुआ देते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी बना दी। जी हाँ, वाकई में किसी की बेहतरी के लिए अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ जाता है और साथ ही सामने वाले का भला होता है तो उसे खुशी भी होती है। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेनू शर्मा जी से लगातार हम बातचीत को जारी रखे हुए हैं। रेनू शर्मा जी जो कि आम लोगों के लिए काम करती हैं, उनको शिक्षा देने की बात करें या खाने पीने की बात करें और साथ ही घर परिवार को भी संभालती हैं। रेनू जी, एनजीओ के बारे में अगर बात की जाए तो आपने कहा कि आपने कोई एनजीओ स्टार्ट नहीं किया, आप घर से ही लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि आप कभी किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी या फिर आपने अपनी कोई एनजीओ शुरू नहीं की? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे किसी एनजीओ से काम करना है। मुझे सिर्फ एक अपने मन में था कि मुझे करना है, मुझे काम करना है, तो बस मुझे काम करना है, मैं किसी के साथ जुड़ना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपस में जब विचार नहीं मिलते तो काम नहीं चल पाता। तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले भी नहीं जिनके साथ मैं अपना एनजीओ करती। तो मैं शुरू से ही बस अपने अकेले ही है घर में बच्चों को कुकरी शो, सिलाई कढ़ाई जो भी कुछ है मैं अपने घर में ही करती रही हूँ। जी बिल्कुल। और आपके परिवार की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, हालांकि अब वो नहीं रहे हैं, आपके बेटे हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके परिवार भी बड़े हो चुके हैं, फैमिली सपोर्ट क्या अभी भी जारी है लगातार? हाँ, मेरे तीनों बेटे मेरी इतनी सपोर्टेड हैं वो
और आज भी मेरी वो इतनी केयर करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। शायद हो सकता है कि हस्बैंड थे तो वो इतना नहीं सपोर्ट करते थे, नहीं इतना ध्यान रखते थे, पर हस्बैंड के जाने के बाद उनकी डबल ड्यूटी बन गई। अब वो मुझे सुबह शाम दोनों टाइम खाने का, पीने का, बीमारी का मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चे भी ठीक हैं, बहुएं भी मेरी बहुत अच्छी हैं, और लड़कों से ज़्यादा तो मेरी बहुएं हैं। किसी की बेटी भी नहीं होगी जितनी मेरी बहुएं अच्छी हैं। आप अभी भी जाते हैं लोगों के पास? जब आप जाती हैं तो आपकी बहुएं, आपके बेटे, वो भी आपके साथ जाते हैं कई बार? हाँ, मेरी छोटी बहू जो है हमेशा मेरे साथ जाती है, हालांकि वो सर्विस में है, उसके पास टाइम की शॉर्टेज है, पर वो किसी तरह मैनेज करके मेरे साथ ज़रूर जाती है। जी, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो रेणु जी, एक नज़रिया ये रहता है कि महिलाएं जब बाहर निकलती हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान हमारा समाज है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आपको इस तरह की किसी परेशानी का सामना करना पड़ा क्या? नहीं, हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कहीं भी तुम काम करो तो उसका कोई ना कोई एक ज़रूर खड़ा होता है कि जो उसको बात को तोड़ने की कोशिश करता है। ये एक अपनी ताकत होती है कि जो उसको रोक सके या ना रोक सके। मैं भी जब शुरू में आई थी तो मुझे भी किसी एक ऐसे आदमी से परिचय हुआ था, तो वो ये चाहता था कि मैं ये काम यहाँ छोड़ दूँ, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि तुम इसकी बात ज़्यादा मत सुनो और तुम अपने काम में लगी रहो। वो मुझे सपोर्ट करते थे, तो वो उसने अपना कहीं अलग सोसाइटी बनाई, अपना जो भी कुछ किया, पर मैंने उससे कभी वो नहीं किया। पर हाँ, मुझे तोड़ने वाले बहुत मिले थे, पर मैंने अपना हिम्मत नहीं हारी। मैं अपना हिम्मत से अपना काम करती चली। ऐसी महिलाएं जो घरों से निकलती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं या फिर नौकरी ही करती हैं, क्या आप मानती हैं कि समाज का नज़रिया उनके प्रति कहीं ना कहीं संकुचित होता है, या उसमें कुछ बदलाव आया है इतने लंबे अरसे में? नहीं, अब तो काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि अब मैं ये देख रही हूँ कि लेडीज़ नहीं, जेंट्स भी इस काम में निकले हैं, उतरे हैं। लड़कियों को, लेडीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी समाज सेवा में आ रहे हैं। जी, समाज सेवा में आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में देखने को मिली रेणु जी, चाहे निर्भया कांड की बात कर ले या दिल्ली में एक बच्ची के साथ जिस प्रकार से शोषण हुआ, क्या आप मानते हैं कि समाज को कई बार ऐसी जो घटनाएं हैं वो झकझोरने का काम करती हैं? समाज अवेयर होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और किस तरह से लोगों की मदद करें, उनके साथ में खड़े हो जाएं? हाँ, बिल्कुल, ऐसी खबरें सुन के दिमाग एकदम दहल जाता है, पर इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं रख पाते। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो साथ वाला ये सोच के नहीं बोलता कि कहीं ये मुझे ना पकड़ ले। अगर सब इस बात को सोच ले कि नहीं, इस लड़की के साथ अगर ये हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए। हर लड़की की अपनी लड़की को अपनी लड़की समझकर अगर काम किया जाए तो समाज में काफ़ी ये बुराइयां जो हैं कम हो सकती हैं। शिक्षा कितना बड़ा रोल प्ले करती है? अगर समाज को जागरूक रखना है और भी जागरूक करना है तो शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है? शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो उसको उसी हिसाब से मैनेज करती है। अनपढ़ लड़की है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, पर जो एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसको नॉलेज है, वो उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकती है। जी, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में आपने बताया, चलिए आपके माता पिता की बात कर लेते हैं। आपने बताया कि आप इकलौती लड़की थी अपने पूरे परिवार में। शिक्षा को लेकर किस प्रकार का नज़रिया था? उन्होंने आपको शिक्षित किया? किस तरह की सोच या आपका जो पालन पोषण है वो किस प्रकार से हुआ? हाँ, मेरे फादर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट थे, और वो ये चाहते थे कि मैं अपनी लड़की को खूब पढ़ाऊँगा। मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली लड़की हूँ पूरे परिवार में। दोनों भाइयों को उन्होंने पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, पर मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर किसी कारणवश मैं डॉक्टर ना बनी, और उन्होंने मुझे स्कूल की शिक्षा दिलाई। फिर उसके बाद में मैं होम साइंस में बीए ग्रेजुएशन के लिए आई, पर मेरा किसी कारणवश ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाया, और उसी बीच में मेरी शादी हो गई। क्योंकि कुछ बुज़ुर्ग जो लोग थे वो हमारे परिवार में ये नहीं चाहते थे कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाया जाए। लड़कियों को घर पे ही काम कराओ, आखिर तो शादी करनी है, शादी करेंगे तो पढ़ाई के क्या काम है। तो इसलिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं बीए कंप्लीट अपना नहीं कर पाई और मेरा ग्रेजुएशन रह गया, और उसी बीच में मेरी शादी हो गई। टीज कहीं ना कहीं उस बात की रही आपकी ज़िंदगी में? हाँ, पहले थोड़ा सा और मौका मिलता तो शायद हालात कुछ और होते। शुरू में तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख रहा कि अगर मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती, क्या पता मैं और आगे पढ़ लेती। पर उसके बाद जब मुझे ये मिल गया कि मुझे समाज सेवा करनी है, हालांकि मुझे स्कूलों से काफ़ी ऑफ़र आई थी कि मैं कहीं भी नौकरी कर सकती थी, पर मैंने नौकरी करना पता नहीं मेरे दिमाग से मुझे पसंद ही नहीं था। मुझे ये था कि मुझे सेवा करनी है।
तो मैं सेवा के चक्कर में मैंने कभी नौकरी का नहीं सोचा, पर लोधी रोड जब हम आ गए तब मुझे लगा कि चलो प्रिंसिपल काफ़ी मेरे को फोर्स कर रहा है, उसी में मेरे बच्चे पढ़ते थे, तो मैं चली गई वहाँ। मैंने 8 साल काम किया, बहुत अच्छा टाइम मेरा बीता। चलिए, वाकई में अपनी जो चर्चा है हमारी इसे लगातार हम जारी रखेंगे और भी बातचीत आपसे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेनू शर्मा जी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो सोशल वर्क करती हैं और साथ ही साथ घर परिवार को भी संभालती हैं। रेनू जी, आपने बताया कि आप लिखती भी हैं, इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? हाँ, मेरे को एक लिखने का बहुत शौक़ है और मैं रात को 2-2 बजे तक बैठ के लिखती हूँ। अब जितने भी मैं प्रोग्राम बच्चों के कल्चरल करवाती हूँ तो मैं अपनी कविता अपने आप लिखती हूँ और उन बच्चों से बुलवाती हूँ। मैं गाने अपने आप लिखती हूँ, फोक डांसेस करवाती हूँ तो लोग गाने भी मैं अपने आप लिखती हूँ और उन्हें करवाती हूँ। मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, स्टोरीज़ में मेरी किताब बनने जा रही है, शायद पब्लिश हो जाएगी थोड़े बहुत दिन में। तो मैं कहानियाँ लिखती हूँ बच्चों के लिए, और जितना भी है मुझे लिखने का इतना शौक़ है कि मुझे ये लगता है कि मैं सारा दिन लिखती रहूँ। गाने लिखना, स्टोरी लिखना, ये मेरी हॉबी बन चुकी है। चलिए, बिल्कुल रेनू जी, आप से हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच आपके सुपुत्र जो है सोनू जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोनू जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में आपका। जी, धन्यवाद। सोनू जी, आपकी मदर जो है सोशल वर्क करती हैं, घर परिवार को भी संभालती हैं। बचपन से आपने देखा किस तरह से औरों की मदद में पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। क्या नज़रिया है इसको लेकर आपका? सिर्फ एक ही शब्द में इसको मैं बयान कर सकता हूँ कि ऐसी माँ सबको मिले। जी जी। आपने किस तरह से देखा, आपने किस तरह से पाया अपनी माँ को जब वो बाहर जाती थी या लोगों की मदद करती थी? उसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? और दूसरी बात ये कि आपकी मदर बता रही थी कि आप भी उनके साथ सोशल वर्क के काम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जैसे मतलब एक बड़ी छोटी सी आपको एक मतलब एक छोटी सी चीज आपको शेयर करना भी चाहूंगा आप लोगों के साथ। जी। जैसे घर में कोई काम करने वाला होता है या कोई मांगने वाला कोई आता है। जी। ठीक है, तो जो मदर का नजरिया जो है वो ये रहता है कि कोई जो है आता है तो उनको पानी पिलाना, चाय पिलाना, खाने का, मतलब किसी को निराश नहीं करती है मेरी माँ। जी। और आप जो अपनी मदर के साथ मिलकर सोशल वर्क करते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? सोशल वर्क मदर के साथ यही होता है कि उनकी मदर को हर जो करना करती हैं, उनके नक्शे पे चलना, जैसे कोई भी रेडी होती है या वेट करती हैं तो उनको उनके साथ खड़े रहना। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेनू जी के सुपुत्र सोनू जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद थे और काफ़ी तारीफ़ आपकी कर रहे थे और साफ तौर से उन्होंने बताया कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं और घर परिवार को भी संभाल रही हैं। रेनू जी, तमाम ऐसी महिलाएं हैं समाज में जो कि काम करना चाहती हैं, लोगों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन वजह से नहीं कर पाती हैं। अगर ऐसी महिलाएं इस वक्त आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रही हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, जो भी मुझे टेलीविज़न पे इस टाइम देख रहा है और ये काम करना चाहता है, तो मैं उससे ये कहूँगी कि धीरे धीरे, एकदम कोई नहीं बनता, हर काम को हम धीरे से करते हैं। जब हम पहला स्टेप लेंगे तभी कहीं दूसरा स्टेप लगते हैं, तो इसे हम धीरे धीरे इसको लेना शुरू करते हैं। एक तरफ से हम शुरू करेंगे कि आज हमें ये करना है, किसी गरीब की हमें सहायता करनी है तो जितनी हम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम किसी से लेके करेंगे, नहीं, जो हम आराम से अपने आप कर सकते हैं हम उसे करेंगे। तो जितनी भी बहन मुझे सुन रही हैं, मैं ये कहूँगी कि जितने आसपास से शुरू करें और धीरे धीरे इस बात को बढ़ाएं कि तुम जिस लायक हो, जो कर सकती हो,
वो उस काम को करके दूसरों को अपनी सेवा दो। जी हाँ, वाकई में दूसरों की मदद करना बेहद आवश्यक है। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दी किस तरह से रेणु जी लगातार अपने घर परिवार के साथ साथ लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रेणु जी का कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।